बहुत समय पहले की बात है। नीलपुर नामक गांव में एक परिवार में लक्ष्मी और अनुराधा नाम की देवरानी और जेठानी रहा करती थी। लक्ष्मी की बेटी का नाम नैना था, तो वही अनुराधा की बेटी का नाम काजोल था। अनुराधा की बेटी काजोल दिखने में बहुत ही सुंदर थी और वही लक्ष्मी की बेटी नैना का रंग बहुत ही सांवला था। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। लक्ष्मी के पति का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था, इसलिए लक्ष्मी दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। फिर भी लक्ष्मी ने अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी की और उसे सारी खुशियाँ देने की पूरी कोशिश की, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन लक्ष्मी जब सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी अचानक लक्ष्मी का पैर फिसल गया और उसके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। माँ के चले जाने की खबर सुनकर नैना बहुत रोती है, तो वहीं दूसरी ओर अनुराधा अब अपना असली रूप दिखाने लगी। चल अब उठ, कब तक अपनी मरी हुई माँ को याद करती रहेगी? घर में बहुत सारा काम पड़ा है, वो कर। लेकिन ताई जी, मैं तो बहुत छोटी हूँ और मुझे घर का काम भी नहीं करना आता। आप मुझे कुछ और काम दे दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं पता, जाकर घर का सारा काम कर। ज्यादा जबान चलाई तो घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। फिर बेचारी नैना किसी तरह पूरे घर का काम खत्म करके अपने रूम में वापस आती है और बैठकर आराम करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर अनुराधा आ गई और गुस्से में बोली, ओह महारानी, यहाँ आराम फरमा रही है। चल जल्दी से मेरी काजोल के लिए खाना गरम कर, वो स्कूल से बस आती ही होगी। ताई जी, मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी। मैं भी एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई हूँ। कोई स्कूल नहीं जाना अब। क्या घर का सारा काम तेरी मरी हुई माँ करेगी? चल जाकर चुपचाप घर का काम कर। आई बड़ी स्कूल जाऊंगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अनुराधा का अत्याचार नैना पर बढ़ता ही जा रहा था और ऐसे ही कई साल बीत गए थे। जहाँ नैना एक नौकरानी की तरह सारे घर का काम किया करती थी, तो वहीं दूसरी ओर काजोल अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमा करती थी और क्लब में पार्टीज करती थी। माँ के लाड प्यार की वजह से काजोल बहुत ही जिद्दी और बदतमीज हो चुकी थी। अनुराधा अपनी बेटी काजोल की हर जिद को पूरी किया करती थी। एक दिन काजोल अपनी माँ अनुराधा से बोलती है, माँ, आपको पता है हमारी कॉलोनी में फैशन कंपटीशन होने वाला है और जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और साथ ही उसे फिल्मों में काम करने का मौका भी मिलेगा। मुझे ये कंपटीशन किसी भी हालत में जीतना है माँ। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है ये कंपटीशन तो तू ही जीतेगी। इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा सुंदर तो तू ही है। पर माँ, मुझे इस कंपटीशन को जीतने के लिए ब्रांडेड लहंगा और एक महंगी सी सैंडल भी चाहिए। मैं इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे सबसे महंगा लहंगा खरीद कर दूंगी। वहीं दूर खड़ी नैना उन दोनों की बातें सुन रही थी। फैशन कंपटीशन की बात सुनकर नैना से रहा नहीं गया और वो अनुराधा से बोलती है, ताई जी, और मैं भी फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। क्या आप मुझे भी एक सस्ता सा लहंगा दिला देंगी? अगर तू ये मनहूस सा चेहरा लेकर उस कंपटीशन में जाएगी तो मेरी बेटी वैसे ही हार जाएगी, इसलिए तू घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, समझी? अनुराधा की कड़वी बातें सुनकर बेचारी नैना अपने कमरे में चली गई और मन ही मन सोचने लगी,
क्यों ना मैं अपने हाथों से एक लहंगा ही सिल लूं? मेरी माँ की गुलाबी साड़ी रखी हुई है, उसी साड़ी से मैं अपने लिए एक लहंगा तैयार करूँगी। ऐसा सोचकर नैना ने अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन निकाली और उस पर सिलाई करने लगी और दिन रात एक करके उसने आखिरकार अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा तैयार कर लिया। अरे वाह, लहंगा तो सच में बहुत सुंदर बना है। चलो अब जाकर मैं घर के काम भी खत्म कर लेती हूँ। इतना बोलकर नैना वहाँ से चली जाती है कि तभी काजोल उसके कमरे में आ गई और इतना सुंदर लहंगा देखकर काजोल ईर्ष्या से जलते हुए बोली, अरे बाप रे, इसका लहंगा तो मेरे लहंगे से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चुड़ैल फैशन कंपटीशन जीत जाएगी। कि तभी काजोल के मन में एक शैतानी आइडिया आता है और फिर काजोल रात को नैना के सो जाने के बाद चोरी चुपके उसके कमरे में चली गई और उसका लहंगा चुराकर घर के पीछे वाले मैदान में ले जाकर उसे जला दिया। जब अगली सुबह नैना उठती है तो उसने देखा कि उसका लहंगा कमरे में नहीं है। वो घबराकर अपने लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगी। तभी वहाँ पर काजोल आई और बोली, अरे नैना, क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रही हो? वो दरअसल मेरा लहंगा नहीं मिल रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से सिलकर उसे तैयार किया था। क्या तुमने मेरा लहंगा कहीं पर देखा है? अच्छा, वो लहंगा, उसे तो मैंने जला दिया। तो मेरी बराबरी करने चली थी ना? अब देखती हूँ तो कंपटीशन में कैसे हिस्सा लेती है। इतना बोलकर काजोल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। काजोल की ये बात सुनकर नैना बहुत उदास हो जाती है और गांव की नदी के किनारे जाकर जोर जोर से रोने लगती है। ऊपर वाले, मैं क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने अपनी माँ की साड़ी से लहंगा तैयार किया था, लेकिन काजोल ने वो भी जला दिया। अब मैं फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ये कहते हुए नैना जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ से एक सुंदर सी परी गुजर रही होती है। नैना की आवाज सुनकर परी बोली, अरे ये बेचारी बहुत दुखी लग रही है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। एक परी को अपने सामने देखकर नैना चौंक गई। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? आप एक परी ही हो ना? हाँ बेटा, पर तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? क्या बात है, तुम मुझे बताओ। फिर नैना ने रोते हुए परी को अपनी सारी बात बताई, जिसे सुनकर परी ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ। कंपटीशन को जीतने के लिए तुम्हें कोई यूनिक लहंगा चाहिए होगा, इसलिए ये लो, जादुई लाल गाजर का लहंगा। इस लहंगे से तुम फैशन कंपटीशन आराम से जीत पाओगी। इतना सुंदर लहंगा देखकर नैना परी का धन्यवाद करती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। यहाँ नैना जादुई लाल गाजर का लहंगा लेकर घर पर पहुँच जाती है और जैसे ही उसने वो लाल गाजर का लहंगा पहना तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई। तभी काजोल भी उसके कमरे में आ जाती है और नैना का गोरा रंग और इतना सुंदर लाल गाजर का लहंगा देखकर वो चौंक जाती है। अरे नैना, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई हो? ये लहंगा तो मुझे एक परी ने दिया है और ये एक जादुई लाल गाजर का लहंगा है। फिर काजोल अपने मन में सोचने लगती है, अगर मैं इस लहंगे को चुरा लूं तो मैं नैना से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगी और मैं ये कंपटीशन भी जीत जाऊंगी। काजोल ने मौका देखकर
वो लहंगा चुरा लिया और अपने कमरे में ले जाकर बोली, ये देखो माँ, मैं उस नैना का जादुई लाल गाजर का लहंगा चुरा कर ले आई हूँ। अब तो मैं ही जीतूंगी और वो 5 लाख रुपए भी मेरे होंगे। ये कहकर काजोल और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन वो लाल गाजर का लहंगा पहनते ही काजोल और उसकी माँ भी बहुत ही बदसूरत हो जाती है और अपनी ऐसी हालत देखकर काजोल जोर जोर से रोने लगी। अरे मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? अब मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी? ये कहकर काजोल रोए जा रही थी। तभी जादुई गाजर के लहंगे में से आवाज आती है, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुम दोनों ने बेचारी नैना पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हैं, इसलिए तुम दोनों हमेशा ऐसी ही रहोगी। फिर काजोल गुस्से में जादुई लाल गाजर के लहंगे को उतार कर फेंक देती है और अपने किए पर बहुत पछताती है। वहीं दूसरी ओर नैना को उसका जादुई लहंगा फिर से मिल जाता है और वो उसे पहन लेती है, जिसके बाद नैना जादुई लाल गाजर के लहंगे के जादू से वो फैशन कंपटीशन जीत जाती है और साथ ही साथ उसे 5 लाख रुपए का इनाम भी मिल जाता है और अब नैना एक हीरोइन बनकर हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। रतनपुर गांव में वीरेंद्र अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बेटियों गौरी और पूजा के साथ रहता था। वीरेंद्र गांव में मुखिया के खेतों में खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। 2 बेटियां होने के बाद अनुराधा अब तीसरी बार गर्भवती थी। वीरेंद्र और अनुराधा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक लड़का ही होगा। अनुराधा, इस बार तुम्हें एक लड़का ही होगा। देख लेना, तुम्हें लड़का होगा तो हमारी दोनों बेटियों को एक भाई मिल जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ जी। तो वहीं अनुराधा की जेठानी महेश्वरी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक की, वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। न जाने उस पर कौन से भगवान का आशीर्वाद है जो एक के बाद एक बच्चे को वो जन्म दिए जा रही है और एक मैं हूँ जो सूनी गोद लेकर बैठी हूँ। और कहीं अगर इस बार उसे लड़का हो गया तो फिर तो मेरा भाई छाती चौड़ी करके सारे गांव में घूमेगा और गांव के लोग मुझे ताने देंगे कि छोटे भाई ने 3 बच्चे पैदा कर दिए और मैं एक भी नहीं कर पाया। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। उधर अनुराधा की दोनों बेटियां अपने भाई के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज अनुराधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अरे पूजा, तू भागकर जल्दी से जा और खेत से बापू को बुलाकर ले आ। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अखिलेश आ जाता है। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटी, तुम दोनों यही रुको। हम अभी अपनी गाड़ी में तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जाएंगे। चलो महेश्वरी, जल्दी से अनुराधा को गाड़ी में बैठाओ और वीरेंद्र को हम रास्ते में अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों खेत पर से वीरेंद्र को भी अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल और उस गांव के बीच में एक घना जंगल था। अखिलेश उस गाड़ी को उस जंगल की तरफ मोड़ देता है। अरे भैया, आप गाड़ी इस जंगल में क्यों ले आए? अभी पता चल जाएगा तुझे। अखिलेश पहले वीरेंद्र को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर उसे चाकू मार देता है, जिससे वीरेंद्र वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद महेश्वरी अनुराधा की डिलीवरी करवाती है, जिसमें वो एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा बाहर आने के बाद महेश्वरी अनुराधा का गला घोटकर उसे भी मार देती है। फिर दोनों पति पत्नी उस बेटे को लेकर शहर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद गांव का ही एक आदमी
जंगल में लकड़ियाँ लेने आता है, जहाँ वो उन दोनों की लाश देखता है। कुछ ही देर में सारे गांव में वीरेंद्र और अनुराधा की मौत की खबर फैल जाती है। माँ, बाबूजी, ये आपको क्या हो गया? अब हम दोनों का क्या होगा? दोनों बहनें बहुत रोती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन तक तो गांव वालों ने उन दोनों को खाने को दिया, लेकिन एक समय के बाद दोनों को लोगों ने भी मुफ्त का खाना खिलाना बंद कर दिया। अब वो दोनों जंगल में जाकर फल और खीरे तोड़ती और उन्हें खाकर ही अपना पेट भरती थी। एक रोज पूजा गौरी से कहती है, दीदी, हमारे कपड़े भी कितने फट गए हैं। अगर माँ बाबा जिंदा होते तो वो हमें जरूर नए कपड़े दिला देते। फिर वो दोनों फल ढूंढने जंगल जाती हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे मोर पंख मिलते हैं, जिन्हें देख गौरी को एक आइडिया आता है। वो उन मोर पंखों को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आती हैं। फिर उन मोर पंखों को सिलकर वो दोनों के लिए बहुत ही सुंदर गाउन तैयार करती है। उधर शहर में अखिलेश और महेश्वरी उस बेटे के साथ, जिसका नाम वो मानव रखते हैं, बड़े ही मजे से रह रहे थे। ऐसे ही समय बीता। अब गांव में दोनों बहनें भी बड़ी हो गयी, तो वहीं शहर में मानव भी एक बड़ा फैशन डिजाइनर बन गया। उधर गौरी और पूजा के दिन अभी भी गरीबी में ही बीत रहे थे। पूजा, अब हमारा यहाँ गुजारा हो पाना मुश्किल है, इसलिए अब हमें काम ढूंढने शहर जाना होगा। लेकिन दीदी, उसके लिए हमें फिर से मोर पंख से नए कपड़े बनाने होंगे। सुना है शहरों में सब बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। फिर वो दोनों बहनें फिर से जंगल से मोर पंख लेने के लिए जाती हैं, लेकिन इस बार उन्हें कहीं भी मोर पंख नहीं मिलता, जिससे वो दोनों बहनें उदास हो जाती हैं और उदास होकर वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाती हैं। ये क्या दीदी, आज तो यहाँ एक भी मोर पंख नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करें? हाँ बहन, अब हम शहर कैसे जाएंगे? हमारे सारे कपड़े तो फट गए हैं, हम क्या पहनेंगे अब? वो दोनों वहाँ बैठी सोच ही रही होती हैं कि तभी अचानक वहाँ एक सुंदर सी परी आ जाती है। परी को देखकर वो दोनों बहनें चौंक जाती हैं, लेकिन परी बोली, अरे इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं यहाँ बस तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, और वो सारे मोर पंख जो तुम दोनों लेकर जाती थी, वो मैं ही यहाँ पर रखती थी। लेकिन मैंने आज इसलिए मोर पंख नहीं रखे क्योंकि मैं तुम दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों की कहानी क्या है और तुम दोनों इतनी अकेली और उदास क्यों रहती हो। सिंड्रेला परी जी, हम दोनों बहनें बहुत गरीब हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए क्योंकि किसी ने उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वो कौन था, और तब से हम दोनों बहनें किसी तरह जंगल से फल तोड़कर खाती हैं और अपना पेट पाल रही हैं। लेकिन अब हमारा गुजारा यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दोनों अब शहर जा रही हैं, जिस वजह से हमें मोर पंख से अपने लिए नए कपड़े बनाने हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। अब तुम मेरा कमाल देखो। उसके बाद सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उन दोनों बहनों के लिए दो सुंदर से मोर पंख वाले लहंगे प्रकट कर देती हैं। ये लो बेटा, ये दोनों जादुई मोर पंख वाले लहंगे हैं। क्योंकि ये जादुई हैं, तो ये तुम्हें सारी सच्चाई बताएंगे। अब तुम दोनों अपने घर जाओ। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और जादुई दो मोर पंख वाले लहंगे लेकर अपने घर आ जाती हैं। फिर वो उस मोर पंख के लहंगे को पहनकर देखती हैं। शहर जाने से एक दिन पहले गौरी को एक सपना आया, जिसमें उसकी माँ उसके सपने में आई। गौरी, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई जिंदा है
और वो शहर में तुम्हारे ताया ताई जी के साथ रहता है। उन दोनों ने ही मुझे और तुम्हारे बाबा को मारकर जंगल में फेंका था और फिर जिस बेटे को मैंने जन्म दिया था वो उसे लेकर शहर चले गए। अनुराधा ने गौरी को मानव की झलक भी दिखाई ताकि वो शहर जाकर उसे पहचान सके। फिर गौरी झट से नींद से जाग गई और उसने अपनी बहन पूजा को वो सारी बात बताई। हाँ दीदी, मेरे सपने में भी बाबा आए थे और उन्होंने मुझे यही सब कहा। इसका मतलब ये बात सच है कि हमारा भाई जिंदा है और हमें उसके पास शहर जाना होगा। हाँ बहन, मुझे तो लगता है कि ये सिंड्रेला परी के जादुई मोर पंख के लहंगे की वजह से ही हुआ है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। परी ने तो यही कहा था। उधर मानव को भी शहर में यही सपना आया। उसके सपने में उसके माता पिता दोनों आए और उन्होंने मानव को सारी बात बताई। उसकी बहनों की झलक भी दिखाई। अरे ये मेरे सपने में कौन आया था? पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी हो अभी मुझे इस समय अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। 2 दिन बाद मेरा फैशन शो है, मुझे वहीं अपना सारा ध्यान लगाना है। अब मैं ऐसा गाउन बनाऊंगा जो किसी ने कभी देखा भी नहीं होगा। उसके बाद मानव बैंक से नोटों की गड्डी लाता है और उन नोटों से गाउन बनाने लगता है। उधर दोनों बहनें बस से शहर आ गयी। मोर पंख का लहंगा पहनकर वो दोनों सड़क पर जा रही थीं, लेकिन उन्हें देखकर सभी लोग हंस रहे थे। फिर मानव अपनी मॉडल को पैसों का गाउन पहनाकर फैशन शो में पहुंचा। इधर चलते चलते दोनों बहनों को भूख लगने लगी। उन्होंने एक दुकान से 2 वड़ा पाव चुराया और तेजी से भागने लगी। दुकान वाला उनके पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पकड़े जाने के डर से उस फैशन शो में पहुंच गई। जजेस मानव को विजेता घोषित करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही दोनों बहनें स्टेज पर पहुंची, तो जजेस उनकी मोर पंख वाली ड्रेस देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। असली मोर के पंखों से बना हुआ लहंगा। ये इनाम तो इन दोनों को ही मिलना चाहिए। फिर वो 30 लाख का इनाम उन दोनों बहनों को मिल जाता है। गौरी और पूजा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या जीता है। तभी मानव वहाँ पर आता है। मेरा भाई, माँ ने इसी की छवि तो मेरे सपने में दिखाई थी। हाँ, मैंने भी उससे ही देखा था। मानव भी उन दोनों को पहचान गया। इसका मतलब जो मेरे सपने में आए थे वो सच कह रहे थे। वो मेरे माँ बाप थे और ये दोनों मेरी बहनें हैं। भाई बहन एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर मानव अपनी दोनों बहनों के गले लग जाता है। वो दोनों बहनें मानव को सारी बात बताती हैं कि कैसे उनके ताऊ ताई जी ने उनके माँ बाप के साथ धोखा किया। फिर मानव उन दोनों को अपने साथ घर ले गया, जहां उन्होंने अखिलेश और महेश्वरी को आपस में बात करते हुए सुन लिया। अच्छा हुआ महेश्वरी, आज तक मानव को हमारी सच्चाई पता नहीं चली कि हमने ही उसके माँ बाप को मारकर उसे अपने साथ उठाकर शहर ले आए थे। अब वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन तीनों भाई बहन उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। मानव अपने मोबाइल फोन में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके आधार पर वो उन्हें जेल में डलवा देते हैं। कुछ समय बाद अखिलेश और महेश्वरी को फांसी की सजा मिल जाती है। अब गौरी और पूजा भी अपने भाई मानव के साथ शहर में ही रहने लगी। अब वो तीनों बहुत अमीर हो गए और हंसी खुशी से एक साथ जीवन बिताने लगे। एक सुंदर से गांव में सुमन नाम की एक औरत अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। सुमन कपड़े बेचकर अपनी बेटी और अपना गुजारा किया करती थी। सुमन के घर के बगल में ही करिश्मा नाम की एक बहुत ही अमीर औरत अपनी बेटी ट्विंकल के साथ रहती थी। फिर प्रिया के लिए एक दिन बहुत ही अमीर परिवार से रिश्ता आता है।
प्रिया उन्हें पसंद आ जाती है, इसलिए वो लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों में प्रिया की शादी उस अमीर परिवार में होने वाली थी। जब ये बात करिश्मा को पता चलती है, तब करिश्मा जलन की वजह से आग बबूला हो जाती है और कहती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामूली औरत जो कपड़े बेचकर अपना गुजारा करती है, उसकी बेटी का रिश्ता इतने अमीर घर में होने जा रहा है। हाँ माँ, ये खबर बिल्कुल सही है। उस गरीब प्रिया की शादी बहुत अमीर घर में हो रही है। अब तो वो लोग हम लोगों से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और उस लड़के को देखा है आपने, कितना हैंडसम है वो। ट्विंकल ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी माँ करिश्मा कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। मेरे रहते हुए इस पूरे गांव में मुझसे अमीर कोई नहीं हो सकता है। फिर आधी रात को करिश्मा और ट्विंकल दोनों सुमन के घर के सारे पैसे और गहने चुरा कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन सुमन और प्रिया को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनके सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। दिन बीतने लगते हैं। शादी के एक दिन पहले जब सुमन अपना पैसा और गहने देखने के लिए जाती है, तो वहाँ पर उसके सारे पैसे और गहने नहीं थे जहाँ पर उसने रखे थे। ये देखकर सुमन उदास हो जाती है और कहती है, अरे नहीं, हे भगवान, मेरे पैसे और गहने कहाँ चले गए? मैंने यहाँ पर तो रखे थे। लगता है मेरे घर में चोरी हो गई है। कल तो मेरी बेटी की शादी है। अब मैं इतनी जल्दी इतने सारे पैसे और गहने कहाँ से लाऊंगी? ऐसा सोचकर सुमन जोर जोर से रोने लगती है और तभी वहाँ पर प्रिया आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? प्रिया बेटी, मैंने तेरी शादी के लिए जो पैसे और गहने रखे थे वो सारे चोरी हो गए। पता नहीं कौन चुरा कर ले गया उन्हें। अब मैं क्या करूँ बेटा? अपनी माँ की ये बात सुनकर प्रिया भी बहुत उदास हो जाती है। फिर सुमन लोगों से पैसे उधार मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। जब सुमन उदास होकर एक पेड़ के पास बैठी हुई थी कि तभी वहाँ से गुजर रही एक परी सुमन के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? आप तो एक परी हो ना? हाँ बेटी, मैं एक परी हूँ, लेकिन तुम मुझसे डरो नहीं। मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करती हूँ, मैं तो सभी की मदद करती हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? फिर सुमन अपनी सारी बातें उस परी को बताती है। ये सुनकर परी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी प्रिया की शादी उसी घर में होगी। फिर परी सुमन को एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। तुम इस लहंगे को अपने घर ले जाकर देखो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने जो हमारी मदद की है। आप एक बहुत अच्छी और नेक परी हैं। फिर सुमन खुशी खुशी जादुई लहंगे को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। फिर सुमन उस जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, कल मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, तो मेरी मदद करो। सुमन के ऐसा बोलते ही उसके सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। ये देखकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। सुमन अपनी बेटी की जरूरत का सारा सामान उस जादुई लहंगे से मांग लेती है। अब प्रिया की शादी का सारा सामान मौजूद था। ये देखकर प्रिया भी बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा और ट्विंकल आपस में बातें कर रहे थे कि माँ, उस दिन तो मजा ही आ गया था जब प्रिया के घर का सारा पैसा और गहना हम लोगों ने चुरा लिया था। हाँ बेटा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इस गांव में मुझसे अमीर कोई नहीं हो सकता है। अगर उस गरीब सुमन की बेटी की शादी उस अमीर परिवार से हो जाती तो वो लोग बहुत अमीर हो जाते और मेरे रहते हुए भला ऐसा कभी हो सकता है। जब करिश्मा और ट्विंकल आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर एक डंडा उड़ता हुआ आता है और करिश्मा और ट्विंकल की पिटाई करने लगता है। अरे नहीं, हे भगवान, कोई बचाओ मुझे, ये डंडा मुझे मार क्यों रहा है? अरे नहीं, ये डंडा तो बहुत
मार रहा है, कोई हमें बचाओ। अरे माँ, मुझे लगता है कि हम लोगों ने प्रिया के घर का पैसा और गहना जो चुराया है, इसीलिए ये डंडा हम लोगों को मार रहा है। चलो माँ, जल्दी से हम दोनों उसके सारे पैसे और गहने वापस कर देते हैं। फिर करिश्मा और ट्विंकल सुमन के सारे पैसे और गहने उसे लौटाकर उससे माफी मांगने लगती हैं। बहन, तुम मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा मुझसे कभी नहीं होगी। सुमन करिश्मा और ट्विंकल दोनों को माफ कर देती है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर प्रिया और राहुल की शादी खुशी खुशी हो जाती है। उसके बाद सुमन उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है। अब वो अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।